तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है आपका, उसमें आपका इस तरह से फंक्शन बॉडी का होता है। जैसे कि आप सामने देख रहे होंगे, ये जितने भी आपको सामने नाम दिख रहे हैं, ये सब आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है, जिसमें कि सबसे पहले आपकी आती है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी को अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, नाक का वो पोर्शन है जहां से आप इनहेल करते हैं, श्वास को अंदर भरते हैं। उसके पीछे जहां पे आपका फूड पाइप और नेजल कैविटी ऑलमोस्ट लगभग मिक्स होते हैं, जहां पे आपका एपिग्लॉटस होता है जो आपके खाने को और एयर पाइप को दोनों को सेपरेट करता है, ये फेरिंग्स कहलाता है। इसके बाद नीचे जो आपका ट्रैकिया है, ये वाला पोर्शन आपका लैरिंग्स कहलाता है। ये ट्रैकिया नीचे आते आते दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। जब ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है तो एक लेफ्ट लंग में जाता है और एक राइट लंग में जाता है। राइट साइड वाले में और लेफ्ट साइड वाले में इसके फिर ब्रांचेस बनते हैं। ब्रांचेस बनने के बाद जो अंदर ब्रांचेस बने हैं वो ब्रोंक्यूल्स हैं। जो मेन आपके दो ब्रांच हैं वो ब्रोंकाई हैं, और ब्रोंक्यूल्स के भी लास्ट में जो है वो एल्वोइली हैं। तो इन सभी नामों को एक बिल्कुल सीरीज में याद रखेंगे। आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है कहाँ से स्टार्ट होता है, नेजल कैविटी से। नेजल कैविटी के बाद फेरिंग्स से होते हुए गुजरता है। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स में। लैरिंग्स के अंदर फिर तीन पार्ट्स होते हैं, उनमें से एक पार्ट आपका इसमें यूजफुल होता है। लैरिंग्स पर्टिकुलर इतना पोर्शन है, ये पूरा जो पोर्शन है ये लैरिंग्स है। लैरिंग्स के बाद ये नीचे ट्रैकिया से होते हुए दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। जिन दो पार्ट्स को, यानी कि जो दो मेन ब्रांचेस हैं, उनको हम ब्रोंकाई बोलते हैं, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, जो लंग्स के अंदर एंटर करते हैं। ये एक तरह से पाइप है जिनमें कि आपकी एयर ट्रांसपोर्ट हो रही है। लंग्स में जब ये अंदर जाएंगे तो ये दो अगेन फिर डिवाइड होंगे। अभी इसको हम आगे जूम करके देखेंगे। अगेन फिर ये डिवाइड होंगे ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंकाई डिवाइड हुए ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में फिर आपके एल्वोइलीज होते हैं। तो इस तरह से जब इनहेल आप करते हैं, यानी कि अंदर की तरफ आपकी श्वास आ रही है, एक्सपेंड करेंगे लंग्स, और एक्सेल करेंगे तो ये बाहर की तरफ जाएगा। अब ध्यान से देखना स्टार्ट करेंगे। जो नेजल कैविटी है आपकी, वहां से एयर आती है नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी में मेन तीन चीजें होती हैं। सबसे पहला, नेजल कैविटी आपकी सीलिया के साथ पूरी लाइंड अप रहती है, यानी नेजल कैविटी के अंदर सीलिया नाम का एक पदार्थ जो है वो रहता है। म्यूकस की एक मेम्ब्रेन रहती है और ब्लड की कैपिलरीज होती हैं। नेजल कैविटी के अंदर ये तीनों ही चीजें आपकी रहती हैं। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, विद नेम इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनके नेम्स को आप याद करें। नेम्स को बस इसी ऑर्डर में याद रखें कि सबसे पहले नेजल कैविटी जो है वो सीलिया के साथ लाइंड अप रहती है, बिल्कुल उसकी लाइन में रहती है। म्यूकस मेम्ब्रेन इस नाक के चारों तरफ अंदर वाले पाइप में होती है, और कुछ ब्लड की कैपिलरीज होती हैं जो कि आपके नेजल कैविटी में पाई जाती है। इसके बाद जो एयर है, एयर का पासवे क्या है, सीलिया से फिल्टर होगा। सीलिया बेसिकली अगर आप वर्ड से नहीं समझ पा रहे हैं तो ये क्या है, आपकी नाक में जो छोटे छोटे बाल होते हैं जिनसे जिनके ऊपर चिपचिपा पदार्थ चिपका हुआ होता है, उससे आपका एयर जो अंदर जाता है उसमें 10 पार्टिकल्स बाहर रह जाते हैं। तो ये जो सीलिया आपके नाक में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनको सीलिया बोलते हैं, और उनसे एयर का फिल्ट्रेशन होता है। जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो बाहर रह जाएंगे। उसके बाद जो चिपचिपा पदार्थ है जो म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से है, वो नाक को मॉइस्ट करने का काम करेगा। और जो ब्लड वेसल्स हैं अंदर, ब्लड कैपिलरीज जो नाक में आ रही हैं, वो इस एयर को गर्म करने का काम करेंगे, या फिर ब्लड को गर्म करने का काम करेंगे। ब्लड की गर्माहट से ये एयर जो है ये ऊपर की तरफ चढ़ेगी, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि ठंडी एयर अगर आप इनटेक कर रहे हैं, तो जैसे अगर बहुत ठंडे हवा में आप जाते हैं सर्दियों के समय पे, तो जुकाम लग जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड कैपिलरीज जो है वो इतना वार्म नहीं कर पाती हैं एयर को। तो वार्मिंग ऑफ एयर विल बी डन बाय द ब्लड कैपिलरीज विच आर एग्जिस्टिंग इन द नेजल कैविटी। इस तरह से एयर आपकी इन तीनों से होते हुए पीछे फेरिंग्स तक आती है। फेरिंग्स तक जब ये आएगा, फेरिंग्स वाला पोर्शन बेसिकली कौन सा है, जो आपका बिल्कुल जो आप खाना खाते हैं, जीभ का जो लास्ट पोर्शन है वहां से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है, ये पूरा आपका फेरिंग्स है। फेरिंग्स से होते हुए ये आपकी श्वास इस तरह से आएगी। और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, एपिग्लोटस नाम की एक छोटी सी झिल्ली टाइप की होती है जो आपके खाने को आपके फूड पाइप में भेजती है, और इनहेल एक्सेल जिससे हम करते हैं आपके श्वास वाली जो नलिका है उसमें जाने से रोकती है। क्योंकि इसका सिस्टम थोड़ा सा टेढ़ा है, श्वास ऊपर से आता है और आगे वाले पाइप से होकर जाता है।
खाना नीचे से आता है और ये पीछे वाले पाइप में होकर जाता है, तो ये दोनों क्रॉस करते हैं। तो होता क्या है, इसको आगे ध्यान से देखेंगे, इस तरह से ये खाना जब मुंह से आता है तो ये पाइप बंद हो गया और पीछे वाले फूड में पाइप में आपका ये चला गया है खाना। इसको एक बार मैं पीछे फिर से कर देती हूँ, इसको ध्यान से देखें। जैसे ही खाना आपके जीभ से नीचे स्लाइड होगा तो ये जो छोटा सा पोर्शन है इसको एपिग्लोटस बोलते हैं। ये एपिग्लोटस क्या काम करता है, खाने को आपके श्वास नलिका में जाने से रोकता है। तो खाने को श्वास नलिका में जाने से कैसे रोकेगा, जैसे ही खाना आएगा ये इस तरह से नीचे खिसक जाएगा और खाने को मतलब कि आपके जो सांस लेने वाली नली है उसको बंद कर देगा। इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाते हुए बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होगा, खाना खाते हुए यदि आप बोलेंगे तो जिस वक्त पे आपका मुंह खुला है आप उस वक्त पे सांस ले रहे हैं, मुंह बंद हो जाएगा तो आपकी जो श्वास है वो इस पाथवे से आनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आप खा भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, इनहेल भी कर रहे हैं, तो ये एपिग्लोटस कई बार खुला रह जाता है और ये खाना जो है ये आपके इनहेल एक्सेल वाले पाइप में फूड पाइप के बजाय आपके श्वास नलिका में चला जाता है, जिसकी वजह से अचानक से आपको धक्का आने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि खाना खाते हुए आप बोले ना, क्योंकि बोलते हुए आपको श्वास प्रश्वास की आवश्यकता पड़ेगी और जैसे ही आप खाना खाते हुए बोलेंगे ये एपिग्लोटस जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा, हो सकता है कि ये खाना जो है फूड पाइप में ना जाते हुए आगे वाले पाइप में आ सकता है। तो इस तरह से एपिग्लोटस जो है यहीं पे इसका एक फंक्शन होता है छोटा सा। इसके बाद वाला जो पोर्शन है ये आपका लैरिंग्स का होता है, फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स। इसको ध्यान से देखेंगे, लैरिंग्स की पोजीशन कौन सी है, जस्ट एपिग्लोटस से नीचे, जो जहां से आपका ये ट्रैकिया स्टार्ट हो रहा है वो वाला पोर्शन है आपका लैरिंग्स। लैरिंग्स के नीचे ही आपकी वोकल फोल्ड्स होते हैं जहां से आवाज प्रोड्यूस होती है। फूड पाइप के जस्ट आगे आपका वोकल फोल्ड होता है। जब हवा यहाँ से निकलती है इस वोकल फोल्ड को वाइब्रेट करती है तो ही वो साउंड आपके मुंह से बाहर आपको फिर सुनाई देता है। तो लैरिंग्स जो है, लैरिंग्स वाला पोर्शन ये है। इस तरह से ट्रैकिया तक आपके लैरिंग्स से होती हुई आपकी श्वास जो है वो आ जाती है, एयर जो है आ जाती है। अब इस ट्रैकिया को देखते हैं कि ये ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया किस तरीके से काम कर रहा है। तो ट्रैकिया जब आया है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है और जैसे ही इनहेल होगा ये लंग्स को एक्सपेंड करेगा। लास्ट में आप ये देख रहे होंगे, इसको अभी जूम किया है वीडियो में, कि जैसे ही इनहेल किया यहाँ पे दो पार्टीशन इस ट्रैकिया के हो रखे हैं जिनको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई के अंदर अगर ध्यान से आप देखें तो ये छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स हैं और इन ब्रोंक्यूल्स को भी अगर आप और जूम करके देखें तो ये कुछ इस तरह का दिखता है। ये आपके ब्रोंकाई हैं जो पीछे से आ रहा है, उसके आगे और छोटे 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 आपके जो पोर्शंस हैं वो ब्रोंक्यूल्स हो गए। ब्रोंक्यूल्स के एंड में ये इस तरह का गुच्छनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एल्वोइली या एल्वोइलर सेक बोलते हैं। आप में से किसी का माइक अगर ऑन है तो उसको ऑफ कर लीजिए, क्लास में डिस्टरबेंस क्रिएट ना करें। तो एल्वोइलर सेक्स जो हैं उनके चारों तरफ इस तरह से आपकी आप देख रहे होंगे जो ब्लड की कैपिलरीज है वो यहाँ पर अटैच्ड रहती हैं लंग्स में। जो हमने अभी कल हार्ट सिस्टम में देखा था ना कि हार्ट में जो आपका बीच में हार्ट सिस्टम था वहां से लंग्स तक कैपिलरीज आ रही थी और वेन्स आ रही थी दोनों साइड के लंग्स में, तो वो इसी तरह से अटैच्ड होती हैं। आप देख पा रहे होंगे ना हर एक एल्वोइली में इस तरह से ब्लड की कैपिलरीज हैं। तो जैसे ही ऑक्सीजन आएगी क्या होगा, ये ऑक्सीजन इन एल्वोइली से सीधा ब्लड कैपिलरीज में ट्रांसफर होगी। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है उसमें ऑक्सीजन मिक्स होगी तो उसका कलर जो है वो रेड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वोइलीज या एल्वोइलर सेक्स जो है वो डिवाइडेड होते हैं। अब इसको आगे हम देखें कि इनका फंक्शन किस तरह से है। तो जैसे ही इनहेल होता है, यहाँ पे आप यहाँ से देखें, जब इनहेल होता है तो एक एल्वोइली के अंदर क्या फंक्शन चलता है, ध्यान रखें ये जो रेड रेड कलर से आपको सिंबल दिया गया है वीडियो में ये पूरा ऑक्सीजन को इंडिकेट कर रहा है और जो ब्लू ब्लू डॉट्स आपको छोटे छोटे दिखेंगे वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड को इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन आने के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये ऑक्सीजनेट होके इधर से चला गया। इसकी डायरेक्शन को ध्यान से देखें, एक बार फिर से इसको नोटिस करें। सबसे पहले क्या हुआ है, ऑक्सीजन आपकी जैसे ही इनटेक होगी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिक्स हुई और ये आगे हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन होकर चली गई। ठीक है, तो इस तरह से एक एल्वोइली के अंदर ब्लड का ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब अगर हम फुल ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात करें तो ये किस तरह से चलता है और ये क्यों ऐसा ट्रांसफर हो रहा है, इसका मेन रीजन हमें समझने की जरूरत है कि ऑक्सीजन जो है वो एल्वोइली से बाहर कैपिलरीज में क्यों शिफ्ट हुई है। उसका मेन रीजन होता है प्रेशर।
जो लंग्स के अंदर और बाहर एक प्रेशर बना हुआ है, उस प्रेशर के डिफरेंस के कारण ही आपका ये ट्रांसपोर्टेशन होता है। सपोज कीजिए किसी एक ब्लॉक के दो साइड पे, अपोजिट साइड पे दो लोगों को खड़ा कर दिया जाए, एक व्यक्ति उस पे हाथ से फोर्स लगा रहा है, एक व्यक्ति उस पे दोनों हाथों से फोर्स लगा रहा है, और किसी तीसरे व्यक्ति को अगर एक साइड पे किसी एक के साथ सपोर्ट में लगा दिया जाए, तो ऑब्वियस सी बात है जो कम प्रेशर डाल रहा है, जो कम फोर्स लगा पा रहा है, वो इंसान धक्का नहीं लगा पाएगा, वो अपने फोर्स के साथ साथ ही अपोजिट डायरेक्शन में खिसकता चला जाएगा। सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे होता है जब इनहेल एक्सहेल होता है। तो जो आपके कैपिलरीज और एल्वोइलीज हैं, उनके बीच का जो पार्शियल प्रेशर है, उस चेंज के कारण ही आपका मिक्सिंग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। इस डायग्राम को ध्यान से देखें, यहाँ पर जो फ्रेश एयर आ रही है उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर जो PO2 लिखा है, इट मीन्स ऑक्सीजन ऑफ प्रेशर। फ्रेश एयर में ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो ऑलमोस्ट 160 यूनिट्स का होता है, और जैसे ही ये अंदर आएगा, ये एक एल्वोइलर सैक आपको डिवाइड करके दिखाया गया है। एल्वोइलर सैक के अंदर ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो 104 है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो ऑक्सीजन है उसका ट्रांसफर कहाँ से होगा, बाहर से लेके एल्वोइलर सैक की तरफ तक ऑक्सीजन ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर उसका प्रेशर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बाहर 0.3 यूनिट्स है, और अंदर एल्वोइलर सैक के अंदर उसका जो प्रेशर यूनिट है वो 40 के अराउंड रहता है, 40 यूनिट्स के अराउंड रहता है। तो अब अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कहाँ जानी चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अंदर अधिक है तो वो अंदर से बाहर जाएगी, और ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की जो प्रेशर है वो बाहर ज्यादा है तो बाहर से वो अंदर की तरफ। अंदर का मतलब क्या है, एल्वोइलर सैक से ब्लड कैपिलरीज की तरफ उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। अब एक बार हम देख लेते हैं कि ब्लड में इन दोनों का क्या प्रेशर रहता है। इसको आप नोट कर सकते हैं। ऑक्सीजन का एल्वोइलीज में जो प्रेशर है वो 104 यूनिट्स है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है एल्वोइलीज में वो 40 यूनिट्स है। लेकिन ब्लड के अंदर जो ब्लड आपका हार्ट से होते हुए लंग्स की तरफ आ रहा है, जो इम्प्योर ब्लड आपके पल्मोनरी सिस्टम से होते हुए, पल्मोनरी वेन से होते हुए यहाँ पे आपके हार्ट से आ रहा है लंग्स की तरफ, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है। ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो ओनली 40 है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है वो 45 है। तो अब इसको हम मैच कर सकते हैं ना, ऑक्सीजन कहाँ पे ज्यादा है, एल्वोइलीज में 104 है, यहाँ पर 40 है, तो यानी कि ऑक्सीजन ऊपर से नीचे की तरफ मिक्स होना स्टार्ट होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है वो कहाँ ज्यादा है, ब्लड के प्रेशर में ज्यादा है 45, और ऊपर जो एल्वोइली है उसमें 40 है। हालांकि गैप बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन डिफरेंस है। तो ये 45 कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है ये ऊपर की तरफ अपने आप को मूव करेगा, और ऑक्सीजन के जो पार्टिकल है वो नीचे की तरफ खुद को मूव करेंगे। ये मेन रीजन होता है ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन का। क्या होता है मेन रीजन, जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वो अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग होता है। एल्वोइलीज में उसकी वैल्यू अलग है, और ब्लड के कैपिलरीज में, वेन्स में, आर्टेरियल साइड में उसकी वैल्यूज अलग है, जिसकी वजह से ये चेंज होता है। अब ये आर्टरीज से ब्लड, जो हार्ट की आर्टरीज है, पल्मोनरी आर्टरी, वहां से होते हुए इम्प्योर ब्लड आया है, ठीक है। अब इम्प्योर ब्लड के आने के बाद क्या हुआ कि ऑक्सीजन आपकी मिक्स होने लगी, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा नीचे बढ़ने लगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ऊपर बढ़ने लगी। तो अब इन एल्वोइलरी सैक से कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर चला जाएगा। अब जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ऊपर बढ़ रही है वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नीचे कम हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तब तक फ्लो करेगी जब तक कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर दोनों जगह पे सेम नहीं हो जाता। यहाँ पे भी 40 हो गया है, यहाँ पे भी 40 हो गया है। ऑक्सीजन भी तब तक फ्लो करेगी जब तक दोनों का प्रेशर सेम नहीं हो जाता, 104 104। उसके बाद जो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन भी है कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वो वेनस साइड पे, वीन्स की साइड पे ब्लड को भेज दिया जाएगा। और जैसे कि हमने कल देखा था, वेन्स जो हैं उनका पाइप थोड़ा सा ब्रॉड होता है, तो वहां पर आते आते प्रेशर कम हो जाता है, ये बात हमने की थी। तो ऊपर ऑक्सीजन का जो प्रेशर है 104 था, और नीचे आते आते वेन्स में जैसे जैसे ब्लड फ्लो करेगा प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा, क्योंकि इसका जो एरिया है, जो विड्थ है वो ज्यादा है कंपैरेटिव टू आर्टरी। वेन्स ज्यादा चौड़ी होती हैं, तो वेन्स में आते आते वो 104 प्रेशर जो है वो 95 तक रह जाता है। अब वही ब्लड जो आपका हार्ट है उसको सर्कुलेट करके, प्योर ब्लड को लेफ्ट साइड से सर्कुलेट करके पूरी बॉडी में भेजना स्टार्ट करेगा। जब पूरी बॉडी में भेजना स्टार्ट करेगा उस वक्त तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 95 यूनिट्स का होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का तो उतना ही था 40। तो ये पूरा आपके बॉडी के हर एक सेल में, हर एक ऑर्गन में जाने लगेगा। अब नॉर्मली जो आपके सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं बॉडी के, उनमें
ऑक्सीजन की जो फ्लूइड टिश्यूज हैं, जो आपके टिश्यू हैं, उनके फ्लूइड में ऑक्सीजन की जो प्रेशर है वो 40 रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 45 रहता है। तो अगेन हम इसको मैच कर सकते हैं, ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, ब्लड की जो वेन्स आ रही हैं उनसे सेल्स की तरफ, और कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, जो सेल्स हैं वहां से ब्लड की तरफ। तो इस तरह से जब ये ब्लड नीचे आएगा आर्टेरियल साइड से, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिक्सिंग अगेन आपके ब्लड में होने लगेगी और ऑक्सीजन की मिक्सिंग आपके सेल्स में होने लगेगी। और कब तक होगी, तब तक होगी जब तक कि ऑक्सीजन का प्रेशर अंदर और बाहर सेम नहीं हो जाता, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर अंदर और बाहर सेम नहीं हो जाता। और जैसे ही ये सेम होता है, देखिए ऑक्सीजन 40, यहाँ पर ऑक्सीजन 40, CO2 45, CO2 45, जब ये हो जाता है 20 और 45 से 40 और 45 हो जाता है, तब ये ब्लड आपका फिर से वेन्स वाली साइड से होते हुए अगेन ब्लड को जो सॉरी हार्ट है उसको दे दिया जाता है। ब्लड के वेन्स से होता हुआ अगेन ये आपका जो ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अब ज्यादा हो चुकी है और ऑक्सीजन की मात्रा अब कम हो चुकी है, ये आपके हार्ट के राइट वाले साइड पे जाएगा और राइट वाले साइड पे जाके फिर से ये राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल से होते हुए लंग्स को दे दिया जाएगा। जब लंग्स पे जाएगा तो फिर से ये पूरा प्रोसेस इस तरह से चालू होगा। तो इसलिए आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है और रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो दोनों कंबाइन होके ही चलते हैं। और अगर आप इस डायग्राम से उसको एक बार ध्यान से देख लें तो दोनों ही सिस्टम आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है और आपका जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस तरीके से काम कर रहा है। क्या पढ़ा था हमने कल, एक बार उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। ब्लड की जो हार्ट है उसके राइट एट्रियम से हमने स्टार्ट किया था कि इम्प्योर ब्लड राइट एट्रियम से होते हुए राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से होते हुए फिर ये पूरी बॉडी में लंग्स को दे दिया जाता है। लंग्स से वो ऑक्सीजनेट होता है, ऑक्सीजनेट होकर लेफ्ट साइड में वो ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्री से फिर आर्टरी से होते हुए पूरे बॉडी को दे दिया जाता है। उसके बाद फिर से जो इकट्ठा होता है एरोटा में, एरोटा से फिर वो राइट एट्रियम में आता है, राइट वेंट्रिकल में आता है। तो ये आपका हार्ट का सिस्टम था। और जो ब्लड की ऑक्सीजनेशन हो रही है वो आपके एल्वोइलिस से उसके पार्शियल प्रेशर के कारण होती है। तो इस तरह से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करता है। और एक बार हीमोग्लोबिन को भी देख लेते हैं कि हीमोग्लोबिन किस तरह से अटैच होता है। कल हमने एक डायग्राम देखा था हीमोग्लोबिन का, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डायग्राम था, बट आप एक एनिमेशन के रूप में उसको देखेंगे तो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा इजीली वो समझ में आ जाएगा। एक बार इसको हम देख लेते हैं। वीडियो में और कुछ चीजें आप लोगों को प्रेजेंट की गई हैं, जैसे कि ये जो कैपिलरी है, यहाँ पे आप इसको भी समझ सकते हैं। जो कल मैंने एक बात बताई थी कि कैपिलरी इतनी पतली होती हैं कि रेड ब्लड सेल का केवल एक सेल ही एक बार में जा सकता है, अगल बगल सेट नहीं हो सकते हैं। दोनों जो हैं एक दूसरे के पीछे चलेंगे। आप ध्यान से देखेंगे तो एक के पीछे एक जा रहा है, क्योंकि इतना इसमें स्पेस ही नहीं है, कैपिलरी जितनी पतली होती है। तो इस तरह से ये एल्वोइलीज हैं जिनके चारों तरफ आपकी कैपिलरीज जमा हुई हुई हैं। यहाँ से ऑक्सीजनेशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उधर चला जाएगा। जब ऑक्सीजन आएगा तो ये जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं, ये जो आपको कॉनिकल शेप में दिख रहे हैं, ये ब्लू से रेड कलर के होते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा, इसमें जो हीमोग्लोबिन कंटेंट है उसकी मात्रा में जो बीच में 4 आयरन थे उनके साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो रेड टर्न हो जाता है। इस तरह का हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन के अंदर ये 4 आपके पार्टीशंस बने हुए हैं। अभी इसको देखेंगे 1 2 3 एंड एक बैक साइड में 4। तो ये 4 पार्टीशन जो हैं, जैसे ही ऑक्सीजन आता है ऑक्सीजन यहाँ पे बीच में आयरन के साथ रिएक्ट करता है और कंबाइन हो जाता है। Fe पॉजिटिव 2 के साथ जैसे ही कंबाइन होगा तो ये ब्लू से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है पूरा हीमोग्लोबिन आपका, और तब जाके ये रेड ब्लड सेल्स जो हैं आपके बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं। और अगर वो ऑक्सीजन निकल जाए तो अगेन ये ब्लू कलर का कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह का बीच में वो आयरन कंटेंट होता है जो ऑक्सीजन को लेकर चलने के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका होता है। तो ये आपका पूरा बॉडी का रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इसकी फंक्शनिंग है किस किस तरह से हो रही है। इंटरनल, अगर एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बेस पे देखें तो ये बहुत छोटा सा है कि किस तरह से ये काम कर रहा है, बट अगर इंटरनली आप देखें तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि 4 पार्ट्स में आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहा है। सबसे पहले ऑक्सीजन का ट्रांसफर होगा एटमॉस्फेयर से लंग्स में, उसके बाद डिफ्यूजन होगा एल्वोइली से लेकर ब्लड में, जो कि लंग्स के अंदर होगा काम।
उसके बाद ये पूरा घूमकर ब्लड कहाँ जाएगा, टिश्यूज तक जाएगा, और टिश्यूज इस O2 को यूटिलाइज करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का जनरेशन करेंगे, और फिर से वो ब्लड कहाँ आ जाएगा आपका, लंग्स की तरफ, हार्ट सिस्टम से पंप करते हुए, और लंग्स में आके फिर से उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी। इस तरह से पूरा ऑक्सीजन का आपका ट्रांसपोर्टेशन साइकिल जो है वो चलता है। अब अगर इसमें किसी को डाउट है तो आप लोग एक बार पूछ लीजिए।